जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम के जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले तो एक बार नज़र करते हैं हमारे ये वो सभी दोस्त हैं जो अपना कीमती समय निकाल के हमें कमेंट करते हैं। तो पहले तो इन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखो इंडियन गेमिंग लवर कह रहे हैं सर पीडीएफ के लिए मैंने भैया आपको कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया होगा टेलीग्राम का, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ रोज के रोज मिलती रहेगी। संतोष भैया जय जी सर। और यहाँ पे ये लोकेश भैया कह रहे हैं जय श्री राम। भैया लोकेश जय श्री राम जय श्री राम। आदित्य यादव यहाँ पे ये ऑप्शन बी बता रहे हैं, ये भी पीडीएफ। मुस्कान कह रही है पीडीएफ। तो भैया पीडीएफ के लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को भी अगर खोलेंगे तो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ से। लोकेश भैया यहाँ पे स्टिकर भेज रहे हैं। लोकेश भैया एक ही दिल है यार, कितनी बार जीतोगे मेरे भाई। शिवम कुमार कह रहे हैं भैया आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब आएगा पता है क्या? भैया देखो सितंबर तक होने की पूरी उम्मीद है। और देखो सावन का महीना है और हम तो वैसे भी भोले के वक्त हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सभी दोस्त जरूर टाइप करना। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये दो लाइन आपके लिए हैं कि अपने विरुद्ध बातें सुनकर मौन रहिए। बिल्कुल हर कोई करता है, जब तक हम सफल नहीं होते हैं हमें टॉर्चर सब करते हैं, हमारे घर वाले, हमारे बाहर वाले, हमारे जान पहचान वाले जो हमें जानते हैं टॉर्चर करते हैं। तो कहते हैं कि अपने विरुद्ध बातें सुनकर मौन रहिए, आपके प्रति उत्तर देने का कार्य समय का है। तो बिल्कुल सत्य है, आप सिर्फ अपने पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो समय सभी को बता देगा। ठीक है ना। और चलते हैं दोस्त अपने क्लास में और पहले क्वेश्चन पे, और ईमानदारी से सभी क्वेश्चनों को लिखेंगे और देखते हैं आज क्या है हमारे लिए कुछ खास। देखो यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? अगरतला, सिक्किम या भोपाल में? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए अगरतला, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। और ये देखो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर पड़ता है? आपका त्रिपुरा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? त्रिपुरा में पड़ता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लिंगराज मंदिर जो है याद रखना ये भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? ये आपका उड़ीसा में पड़ता है ना दोस्त। तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ पर है आपका लिंगराज मंदिर? भुवनेश्वर में। तो इसको भी याद रखेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक जारी की? तो ये देखो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, ये हमारे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने इसे कब शुभारंभ किया, कब प्रकाशित की? तो याद रखना ये की थी 29 अगस्त 2023 को। 29 अगस्त 2023 को इसको जारी किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, उस राज्य का नाम बताओ जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। उस राज्य का नाम बताओ जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। तो वो कौन सा राज्य था? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा मगध, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और पहली बार जो तोप थी, तोप का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था बाबर ने। किसने? बाबर ने किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी क्या है? देखो राजधानी याद रखना, और भारत के सभी राज्यों के नाम, उनकी राजधानी और उनके जो राज्यपाल होते हैं वो, और उनके जो सीएम हैं वो, ये देखो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका आएगा और हो सकता है आपसे विश्व में पूछ लिया जाए। तो याद रखना जो क्यूबा की राजधानी है ना, वो आपके यहाँ पे हो जाएगा हवाना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने ओटावा लगाया था तो ओटावा तो मैंने आपको कल तो छुट्टी हो गई थी, परसों की क्लास में बताया था कि ये कनाडा की राजधानी है। कहाँ की? कनाडा की राजधानी है ओटावा। कंपाला कहाँ की राजधानी है बताओ?
कंपाला जो है ये कहाँ की राजधानी है? तो याद रखना ये युगांडा की राजधानी है। युगांडा की जो राजधानी है वो हो जाएगी कंपाला। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी जो है वो है काहिरा। क्या है? काहिरा, ये भी आप याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जाती है, जो ऑप्शन में एक आपको ऑप्शन मिलता है सिडनी, जो कि ज़्यादातर लगा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ आपको बता दूँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा है, तो ये भी आप याद रखना। और ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछी जाती है, ऑस्ट्रेलिया की बता चुका हूँ, ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो है वियना। क्या है? वियना है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा बताता हुआ चलता हूँ, ताकि आपको याद रहे। देखो यहाँ दिया है, किस राज्य के कार्डियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के कार्डियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो ये भी देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके करंट का भी क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और याद रखना ये पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे याद रखना जो महाबोधि मंदिर है वो है बोध गया में, बोध गया, ऑप्शन बी। और देखो बोध गया को ऐसे भी याद रखना, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना वो हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी दोस्त? बोध गया में, तो ये भी आप याद रखेंगे। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो इसको भी आप क्या करेंगे? याद करेंगे और नोट कर लेना। और मैं यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट बोध गया इसलिए है कि बोध गया को यूनेस्को ने क्या किया है? विश्व धरोहर में विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है और पेपर में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना ये जो जीता है ना, ये जीता है रिजुल मैनी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखो ये जो मिस इंडिया यूएसए 2023 है, ये पता क्या है? ये भारत और अमेरिका के मेडिकल छात्रों के बीच में कंपटीशन होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। एक मिनट, यहाँ पे अगला नेक्स्ट आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? देखो पुस्तकें और पुस्तकों से संबंधित व्यक्ति आपसे जरूर पूछे जाएंगे, इस चीज़ को आप दिमाग में डाल लेना और सभी को बढ़िया तरीके से याद करके जाना है। और मैं बता दूं जीवन स्मृति जो है ना, ये आपका उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। और इसको किसने लिखा था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कल मैंने देखा कि मुझे दोस्त कहाँ कहाँ से, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कहाँ कहाँ से मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, क्लास को देखते हैं। तो दोस्त इतनी दूर से देखने के लिए यार थैंक यू दिल से। और देखो यहाँ पे दिया है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन भी पूछे जाएंगे। आज मैं आपको हर उस टॉपिक से बताऊंगा जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विटामिन से आपसे पूछे जाएंगे कि रतौंधी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? पूछा जाएगा। और एसआई की अगर तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर पूछा जाएगा, और हो सकता है कांस्टेबल में भी पूछ ले। तो याद रखना रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे। और विटामिन बी का रासायनिक नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विटामिन बी और विटामिन V12 इन दोनों का जो रासायनिक नाम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? मैं आपसे बताने के लिए इसलिए कहता हूँ कि मैं ये सब आपको पहले बता चुका हूँ और कई बार बता चुका हूँ। अगर आपने क्लासों को नहीं देखा, सभी क्लासों को एक बार देख लो। मैं सच आपसे वादा करता हूँ दोस्त
कि आपको फिर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो दमन और दीव की सीमा जो है वो रेखा है वो किस राज्य से मिलती है, तो ये भी प्रश्न हम लोग पहले कर चुके थे, गुजरात। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो मैंने उस दिन आपको गुजरात देख के मुझे याद आ गया कि पूर्व में पूछा जाएगा सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पूर्वी राज्य भारत का कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, अरुणाचल प्रदेश है। आपसे पश्चिमी राज्य पूछा जाएगा तो वो आपका गुजरात हो जाएगा। उत्तरी पूछा जाएगा तो वो आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिणी अगर पूछा जाएगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। ये देखो याद रखना दोस्त, आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखो दमन और दीव की जो सीमा रेखा है वो गुजरात राज्य से मिलती है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। कार्बी युवा महोत्सव, देखो ये भी आपकी करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए दोस्त असम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था। राज्य अपहरण नीति को, पहला राज्य, देखो भारत का पहला राज्य कौन था जिसे अंग्रेजों ने हड़प नीति के अकॉर्डिंग हड़प लिया था, तो वो कौन सा था, वो था अवध। कौन सा था, अवध था। तो ये भी आप याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। और राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था, तो ये भी याद रखना, ये था डलहौजी। डलहौजी, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और ये देखो मेयो का नाम दिया है, मेयो से मुझे याद आया कि इसने 1872 में जनगणना चलाई थी। जनगणना भी पूछा जाएगा, जनगणना से प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे दिया है किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इसका आपका जो जवाब है वो क्या होना चाहिए बताओ। ये आपको मैं बता दूं, मैंने शायद कल भी आपको बताया था, हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप में स्थित है। और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आप याद रखना। कैटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर में स्थित है। और ये देखो कैटोपैक्सी ये दे रखा ना, ये इक्वाडोर में है। और इससे भी प्रश्न आता है कि सबसे ऊंचाई पर जो ज्वालामुखी स्थित है पूरी दुनिया में वो कौन सी है, तो वो आपकी कैटोपैक्सी है, ये याद रखना। और ये कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। तो इसको आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो यहाँ पे दिया है, अपने सपनों को पाने के लिए इतनी मेहनत करो कि आपको पाना लोगों का सपना बन जाए। तो ये सत्य है और आप कर भी सकते हैं, 100% आप कर सकते हो। बस क्या है ना, खुद पे भरोसा होना चाहिए यार। देखो यहाँ पे दिया है, रेल के इंजन का आविष्कार कब हुआ था। और रेल के इंजन का जो आविष्कार है वो कब हुआ था। देखो रेलवे से संबंधित प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना ये 1814 में हुआ था। 1814, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था, जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, जॉर्ज स्टीफेंस, और 1814 में किया गया था। और 1772 को देख के मुझे एक चीज़ याद आई, ये प्रश्न पूछा भी गया था एसएससी जीडी में 1772 से, कि कलेक्टर का पद कब बना था। कलेक्टर का पद, कलेक्टर का जो पद है वो 1772 में बना था। ठीक है, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्त आप अपने भाई को कमेंट कर सकते हो। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। देखो ये करंट का और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और पेपर के अंदर भी मैं आपको बता दूं, जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, इसी प्रकार के ये जैसे यहाँ पे ये बने हुए हैं ना बॉक्स, ऐसे ही बने होते हैं। जो सही होता है उसी पे माउस ले जाके टिक कर दो, बस वो ग्रीन हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको लगे कि ये नहीं है, चेंज करना है, तो आप दूसरे पे जैसे टिक करेंगे इससे हट जाएगा, इस पे हो जाएगा। पेपर सबमिट होने से पहले कर सकते हो ये सब, पेपर सबमिट होने के बाद कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं वो कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो याद रखना कैलाश सत्यार्थी, श्री कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और देखो इनसे संबंधित मैं आपको और बता दूं, जो आपसे पूछा जा सकता है कि याद रखना, इन्होंने ये जो बचपन बचाओ आंदोलन है ना, ये 1980 में चलाया था। कब चलाया था, 1980 में चलाया था।
तो ये भी आप याद रखना। और देखो 2014 में इन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए। तो इन्हें 2014 में नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और शांति के लिए, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। 17 नंबर निकल चुका है, 18 पे रुकूंगा आज, 1 मिनट के लिए रुकूंगा और बस इतना कहूँगा कि हो सकता है माँ सरस्वती विराजमान हो मेरी बाड़ी पे, और जो भी मेरी आवाज़ मेरी बाड़ी को सुन रहा है उसको 100% इस बार सिलेक्शन मिलेगा, वर्दी मिलेगी। ये मेरा भरोसा है और मेरे दिल से मेरी आत्मा से ये दुआ है आप लोगों के लिए। और आप भी यार अपने भाई को एक बार सपोर्ट कर दो, लाइक वाला बटन दबा दो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा लाइक करते हो और साथ में भर भर के सब्सक्राइब कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे नए दोस्त जुड़ते हैं मेरे साथ में वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और शेयर तो आप लोग खूब कर रहे हो। इसके लिए मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आप लोग जो मैं आपको बताता हूँ आप लोग ट्रांसफ़र करते हो अपने आगे नेक्स्ट दोस्तों के पास। कहते हैं ना कर भला तो हो भला, तो आप अगर किसी का भला करेंगे तो आपका भगवान भला 100% करेगा। देखो यहाँ पे दिया है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है वो भारत को किस देश से जोड़ता है, तो यहाँ पे आप क्या बताओगे। तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब आपका म्यांमार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, म्यांमार हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछ दूँ कि तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, अब आप क्या बताओगे। ये याद रखना ये मणिपुर को जोड़ता है, म्यांमार से मणिपुर को जोड़ता है, तो मणिपुर में स्थित होगा, है ना भाई। जब मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा, तो ये कहाँ पर होगा, मणिपुर में होगा। तो ये आप याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी को। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है, मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है। तो मैटूर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे क्या बताओगे। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा भैया हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र में बताओ कौन सा बांध है, महाराष्ट्र में। अब मुझे लग रहा है कि आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, कोयना बांध है। कौन सा कोयना बांध आपका कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है। और पठानकोट में बताओ, पठानकोट में, तो पठानकोट में जो है वो है थीन बांध। कौन सा है, थीन बांध है। और ये कौन सी नदी पर है बताओ, रावी नदी पर है भैया, रावी पर है ना। और देखो ये जो मैंने आपको तमिलनाडु बताया है ना, ये भी याद रखना कौन सी नदी पर है। ये जो मैटूर बांध है ये कौन सी नदी पर है, ये भी अगर पूछ दिया तो क्या करोगे। तमिलनाडु तो मैंने आपको बता दिया, तो याद रखना ये कावेरी नदी पर है। किस पे, कावेरी नदी पर है। और ये कब बना था, तो ये बना था 1934 में। कब बना था दोस्त, 1934 में बना था मैटूर बांध तमिलनाडु में। महाराष्ट्र कोयना बांध, पठानकोट थीन बांध, रावी नदी पर याद रखेंगे। और ये महाराष्ट्र वाला कोयना बांध जो है अगर किसी ऐसा ही स्टूडेंट को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है दोस्त वो होना चाहिए संसद, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और इसको देखो याद रखना, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि कानून से संबंधित है और हो सकता है, और आप पुलिस वाले बनने वाले हैं तो हो सकता है कानून तो पुलिस वालों को पता होना चाहिए, हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए याद रखना। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील कानून कहा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा था। और देखो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको लग रहा है ना कि जीवन में कष्ट है, जीवन में दिक्कतें हैं, जीवन में स्ट्रगल है, तो मैं आपको बता दूं दोस्त, सफलता उसी को मिलती है जिसके जीवन में दिक्कतें होती हैं। समझ रहे हो ना। अगर मालिक ने चाहा है कि आप अपना साम्राज्य खुद बनाए तो उन्होंने आपको स्ट्रगल करने के लिए भेजा है, आपको दिक्कतें दी हैं। और अगर उन्हें लगता था कि तुम इस लायक नहीं हो ना, तो किसी पैसा वाले घर में पैदा कर देता यार, है ना। तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, जो जिंदा है उसी को दिक्कतें हैं, जो मर गया है उसके लिए लोग रास्ता छोड़ देते हैं, है ना। तो इस स्ट्रगल करते रहो, दिक्कतें आती रहेंगी, उनसे निकलते रहो, और एक दिन जब वर्दी पहनोगे, घर पे आओगे, मम्मा पापा की आंखों में आंसू देखोगे ना, वो खुशी वाले, सच में यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि वो कब दिन आएगा। और ये आएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। और देखो यहाँ पे प्रश्न का जो हमारा जवाब है ना, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, रॉलेट एक्ट, रॉलेट कानून, मतलब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है रॉलेट कानून का, वो आपको पता है कौन सा। इसे बोलते थे ब्लैक एक्ट। क्या, ब्लैक एक्ट। क्यों बोलते थे पता है आपको, शायद नहीं, तो मैं बता दूं। इसमें क्या होता था, इसमें किसी को भी ये नहीं बताया जाता था कि तुम्हें क्यों अरेस्ट करा, सीधा उठाया जेल पहुंचा दिया।
मतलब तुम्हें ऐसे ही आतंकवादी घोषित कर दिया, बिना किसी गवाह सबूत, किसी की ज़रूरत नहीं होती, सीधा आतंकवादी। ये सब अंग्रेज करते थे, वो हम पे राज करते थे, इसलिए समझ रहे हो ना। तो इसको आप याद रखें, इसे ब्लैक कानून भी बोलते हैं। देखो यहाँ दिया है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है? मैं अगर बताऊं कि आपको, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री का है, तो आप तुरंत बताएंगे भैया जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो फिर चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ है? देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? वायनाड। वायनाड जिला, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और कुन्नूर और इडुक्की परियोजना भी तो है, तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं, देखो यहाँ पे दिया है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका कोई लिखित वर्णन ना हो, जिसका कोई लिखित वर्णन ना हो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और देखो अगर डिटेल में पढ़ना हो ना तो मुझे बताना, मैं बुकें मंगा लूँगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया मुझे डिटेल में पढ़ा दो। अगर इस बार नहीं भी हुआ तो एसएससी फोड़ देंगे। एसएससी की वैकेंसी आने वाली है, मैं आपको बता दूं, एसएससी की वैकेंसी आने वाली है। अगर आपको लगता हो तो बताना मुझे, मैं फिर आपको एक एक चीज़ डिटेल में पूरा, मतलब एक क्लास में 5 टॉपिक उठा लिए, 5 टॉपिक 1 घंटे में क्लियर कर रहा है, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐसे लिखते जाओ सभी को। अगर ऐसे पढ़ना हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो मैं बुकें मंगा लूँगा। अभी मेरे पास थोड़े से पैसे हैं तो मैं मंगा लूँगा, 1000 रुपये पड़े हैं। देखो यहाँ पे दिया है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो राष्ट्रपति तो हो नहीं सकता, ठीक है, संसद हो नहीं सकता, याद रखना सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां भी पूछ सकता है और सूचियां भी पूछ सकता है। तो सूचियां अगर पूछेगा तो वो हैं 3, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है। कितनी है? 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों को याद रखना। देखो, संघ सूची और दूसरी आपकी राज्य सूची और तीसरी आपकी हो जाएगी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची, इनको देखो याद रखना, 3 सूचियां हैं और ये आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है? अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। तो फिर चलते हैं, और भाग कितने हैं? भाग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि संविधान में कितने भाग हैं। और देखो यहाँ पे दिया है, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना वो है भाग 9A। 9A, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पीडीएफ के लिए तो मैंने बता ही दिया है कि आप कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो किसी ने अगर पहले ही बोल रखा हो तो चेक कर लेना रिप्लाई, वहाँ पे मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दिया होगा टैलीग्राम का लिंक, और टैलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। और सभी पीडीएफ को इकट्ठा कर लो यार, क्यों 10,000 क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए आप 100 रुपये या 1,000 रुपये पे करते हो? यहाँ से देखो रोज़ 50, रोज़ 50, रोज़ 50, रोज़ 50 मिलेंगे आपको, खुद ही हो जाएंगे यार 10,000 क्वेश्चन आपके पास फ्री में, है ना? और मुझे पता है यार कि मेरे जैसे ही हो आप, सब गरीब घर से हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे यार इसीलिए किसी से पैसे मांगते बहुत शर्म लगती है कि यार मैं किसी से कहूँ कि 5 रुपये मुझे पीडीएफ के लिए दे दो, यार कहाँ से लाएगा वो, कहाँ से लाएगा? मुझे पता है ना, पापा मजदूरी करते हैं, मेरे पापा तो है ही नहीं यार, इस दुनिया में ही नहीं रहे, मुझे अकेला छोड़ गए। तो मुझे आप सभी का सहारा है यार, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि यार आप सब कामयाब हो जाओगे तो हो सकता है कोई मेरी हेल्प कर दे कभी, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं यार, हिम्मत रखो, सफलता एक दिन मिलेगी सभी को। देखो आ दिया है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद जो है वो किस देश से लिया गया है? तो यार क्या बताओगे? तो याद रखना कनाडा से लिया गया है, कनाडा। और देखो एक चीज़ और बताऊँ, नीति निर्देशक तत्व भी पूछता है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश के संविधान से लिया? तो याद रखना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड, और संघवाद जो है वो कनाडा। तो ये आप याद रखेंगे। और रूस के संविधान से क्या लिया गया है वो आप देखो, SI वालों कमेंट बॉक्स में बताना
ठीक है, आप तो तगड़े में पढ़ाई करो, दरोगा जी बनोगे, 2 स्टार लगा के घूमो, जिसे चाहोगे धमका दोगे, है ना। तो आप ज़रूर बताना मुझे। देखो यहाँ दिया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अभी मैंने बताया था कि किस देश से लिए गए, आयरलैंड। अब यहाँ पे पूछ दिया है कि नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप याद रखना 36 से 51 तक है। 36 से 51 ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और 5 से 11 तक क्या है, 5 से 11 तक आपकी नागरिकता आ जाती है। 12 से 35 तक क्या आता है, मौलिक अधिकार आ जाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है, मौलिक अधिकार। और देखो 1 से 4 तक क्या आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ यार, मैंने कितनी बार आपको बताया, जो राज्य, उनके क्षेत्र, उनके नए राज्यों का गठन, जो कल मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 3 में आता है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, ये सब आपको बिल्कुल रटवा देंगे यार, खुद भी रट लूँगा, तुम्हें भी रटवा दूंगा। तो यहाँ दिया है, अगले मोड़ पर सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चले। क्या बात है, अगले मोड़ पर सुकून होगा, चल ज़िंदगी थोड़ा और चलें। कितना भी चलना पड़े यार, ये नाव देखो ये कब तक चलेगी, चलेगी, एक दिन इसे किनारा मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखो यहाँ पे दिया है, जुलाई 2014 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया। पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, देखो जो यूपीआई है ना, सब यूज़ करते हो, हम भी करते हैं, तुम भी करते हो। सच बताऊं, मुझे भी यूपीआई का फुल फॉर्म नहीं पता था। जब मैं इसे कल क्वेश्चन को लिख रहा था ना, तब मुझे इसका पता चला। ये पहले तो इम्पोर्टेंट है, मैंने हैशटैग बना दिया है, ठीक है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। और यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, है ना। फ़ोन पे, गूगल पे यूपीआई से चलता है, तो ये याद रखना है। यूपीआई का जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन। इंटरफेस लेन देन, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया। भारत जो है ऑनलाइन लेन देन में पहले नंबर पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। और यहाँ पे देखो जो यूपीआई है ना, वो किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आरबीआई और एसबीआई नहीं है आपका, वो आपका है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीएल, जिसे हिंदी में भी बोल सकते हो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्या बोल सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है। तो ये आप याद रखना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे गुरु, कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना, आर्टिकल 256, अनुच्छेद 256 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। संविधान में जो संशोधन करते हो वो करते हो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन, ये भी आप याद रखना। और देखो अनुच्छेद 371A क्या है, याद रखना, ये क्या है, ये नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया है इस आर्टिकल के तहत। जैसे 370 था, धारा 370 जो थी, वो उससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दे रखा था ना, विशेष राज्य का दर्जा, वैसे ही नागालैंड को अनुच्छेद 371 के तहत दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो फिर चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, कब किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना, ये किया गया था 1971 में। मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख गया होगा, 25 जनवरी 1971 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, सिक्किम को कब किया गया था, तो 15 मई 1975 को सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, सिक्किम। और 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना था। कौन सा, ट्रिक से याद कराया था ना, 26 मतलब 36, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे याद रखना छत्तीसगढ़। और देखो 1/9/15 ऐसे मैंने याद कराया था। तो 9 नवंबर को कौन सा, 9 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। और देखो 15 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था, तो वो बना था 28वां राज्य। 27वां तो आपका उत्तराखंड हो गया, 28वां कौन सा बना था, झारखंड। कौन सा दोस्त, झारखंड। तो ये याद रखना 15 नवंबर 2000 को बना था। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 राज्य मैंने आपको बताया, 5 याद रख लो, कल 5 बता दूंगा, ऐसे ही पूरा कंफर्म करा देंगे, रटवा डालेंगे यार। देखो यहाँ पे 33 नंबर दिया है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया।
तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? याद रखना 1953 में किया गया था। 1953 मतलब 29 दिसंबर 1953 यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो ये भी देखो देख लेना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्लास को अगर छोड़ के जाने का मन बना रहे हो तो बिल्कुल मत छोड़ना। आप अगर यहाँ तक आए हो तो पूरा करो 50 क्वेश्चन, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो वाकई में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? अभी मैंने आपको बताया ही था, भाग 3 में। भाग 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। और आर्टिकल भी मैंने बताया था किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, अभी बताया था ना, 12 से 35, 12 से 35 बताया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो याद रखना, हमारे देश का जो भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? देखो ये भारत को एक और कांस्य पदक मिल गया, भारत को ये एक और पदक मिल गया है। जैसे मिलते जाएंगे मैं रोज़ के रोज़ आपको अपडेट करवाता जाऊंगा। तो याद रखना, इन्होंने भी निशानेबाजी में जीता है, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और ये किस तिथि को जीता था? 1 अगस्त को जीता था, 1 अगस्त 2024 को। तो ये भी देखो याद रखना। और ये प्रश्न आपसे पेरिस ओलंपिक जो अभी चल रहा है वहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे दिया है, राष्ट्रपति को उनके पद से किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? मैं रोज़ आपको बताता हूँ, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग आता है। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्त, ठीक है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो 34 पे रुकना था, 38 हो गया, मुझे याद नहीं रहा। 1 मिनट के लिए रुकता हूँ मैं, 2 मिनट के लिए क्लास के बीच में रुकता हूँ बस। और यही कहने की के लिए कि हो सकता है माँ भगवती अभी विराजमान हो और मेरी आवाज़ को अगर आप सुन रहे हैं तो इस बार आपको 100% वर्दी मिल जाएगी। और आप भी एक बार अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए यार प्लीज़ यार, आपसे मैं कितनी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बटन दबाने में कुछ नहीं जाने वाला है, लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब दबा दो। आपको रोज़ 50 क्वेश्चन ही तो मिलेंगे, वो भी फ्री में यार, कोई पैसा पड़ रहा है क्या किसी से? कुछ भी नहीं यार। और सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं मेरी तरफ से आपको 2 समोसे महंगे हो रहे हैं, 5 रुपये को हो रहा है यार। 10 रुपये में पहले 4 मिलते, 2 मिलते थे, इसीलिए 2 बताया हूँ मैं, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर कर दोगे तो 2 समोसे खिला दूँगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं फिर। देखो यहाँ पे दिया राज्यसभा है एक, राज्यसभा है क्या है? तो राज्यसभा यार एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं कर सकते हो, पता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये स्थायी सदन है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? तुरंत देखते ही एकदम सटीक से जवाब दोगे, और -40 डिग्री, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। हलवा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ जवाब। लेंस की अवधारण क्षमता का मापक क्या है? किलोमीटर, डायोप्टर या प्रकाश वर्ष? भैया यार इसमें थोड़ा डाउट है, डायोप्टर होना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल सही है यार। प्रकाश वर्ष क्या है ना, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जो दूरी होती है वो किलोमीटर में नहीं प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ये तो हमारे घर से हमारे नाना के घर की दूरी है किलोमीटर में, ठीक है। लेकिन एक ग्रह से अगर दूसरे ग्रह जाओगे तो फिर प्रकाश वर्ष। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल किस घटक पर निर्भर करता है? किस घटक पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे देखो बताओ इसका जवाब। मुझे पता है कि मात्र 2% दोस्तों ने इसका कमेंट बॉक्स में जवाब करा है, घनत्व, मात्र 2%, लेकिन सही जवाब है आपका। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोला है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं और बाद बाकी मैं आपको बताऊं। देखो ऐसा यहाँ पे जीके जीएस क्यूज लिख के आ रहा है, जब आप क्लास को देख रहे हो क्लिक करोगे चैनल खुल जाएगा। यहाँ पे पूरा चैनल का सब्सक्राइबर वगैरह लिखा होगा 14,000 15,000 लगभग, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा देसी फ्रॉम गांव वाला, वहीं पे देखना है, लिंक एक लगा होगा और उसे क्लिक करना, अगर ना लगा हो खोल लेना डिस्क्रिप्शन को वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको बायो में एक लिंक मिल जाएगा लगा हुआ टेलीग्राम का, और वहाँ पे एक मेरा इंस्टाग्राम का भी है। शौक में मैंने भी बना लिया इंस्टाग्राम, फॉलोअर्स हैं ही नहीं वहाँ पे यार, तो कोई बात नहीं है, उसे फॉलो करना है मत करना कोई बात नहीं है, लेकिन टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वो आपके काम की चीज़ है। देखो यहाँ दिया है, ध्वनि सबसे तेज़ कहाँ चलती है? अब यहाँ पे भैया दिक्कत होगी क्योंकि हमने ऑप्शन निर्वात लगा दिया आंसर, और आंसर अगर निर्वात लगा दिया तो गलत हो गया, क्योंकि ध्वनि जो है वो इस्पात में सबसे तेज़ चलती है। निर्वात में क्या चलता है? निर्वात में प्रकाश तेज़ चलता है, प्रकाश, निर्वात में
प्रकाश चलता है और इस्पात में ध्वनि चलती है। तो इसको याद रखोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, हारेंगे नहीं इस बात की तसल्ली रखिए, यूँ मिटना होता तो कब के मिट गए होते। सत्य है यार, बिल्कुल सत्य है। जिसको करना होता ना वो पत्थरों का भी सीना चीर के उगी जाते हैं, जिसको उगना होता है पत्थर का भी सीना चीर के उगाते हैं। इसलिए याद रखना, जिसको करना है वो कर ले जाएगा। यहाँ दिया है, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया। अगस्त 2024 में आयोजित किया गया। अगस्त 2024, जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, अभी अगस्त चल भी कहाँ रही है। यहाँ पे अगस्त 2023 होना चाहिए यार, मुझे लग रहा है कुछ टाइपिंग में एरर हो गया है क्या। अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा यार, ठीक है। इसका नाम है तरंग शक्ति 2024। तरंग शक्ति 2024 ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और करंट का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे शायद लगा था ये नहीं यार। आज तो 2-3 अगस्त हो गई ना, ठीक है। ये पहले का है, अगस्त का ही है, ठीक है। याद रखना, तरंग शक्ति है जिसे आयोजित किया गया है, अगस्त का ही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। चिपको आंदोलन जो है वो किसने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ना वो याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चिपको आंदोलन था क्या, मुझे भी नहीं पता था। मैंने जब इससे पहले मतलब क्लासेस जब कर रहा था तब मैंने एक दिन देखा था। चिपको आंदोलन था, पेड़ों से लोग चिपक जाते थे, उन्हें काटने नहीं देते थे, पेड़ों को काटने से रोकते थे और पेड़ों से चिपक जाते थे कि इसे काटने से पहले हमें काट दो फिर पेड़ को काटो, तो इसे बोलते थे चिपको आंदोलन। इसकी शुरुआत चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने करी थी, ये भी याद रखना। और अगर ये पूछ देगा कि कब और कहाँ करी थी तो आप क्या बताओगे, तो याद रखना 1973 में की गई थी। और ये की गई थी यूके मतलब उत्तराखंड में। कहाँ पर की गई थी, उत्तराखंड में। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्य पढ़ाई नीति को किसने लागू किया था। SW है, और ये क्वेश्चन आपको मैं अभी बता चुका हूँ, अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ। और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करोगे, जो भी करेगा मैं समझ जाऊँगा कि वो क्वेश्चनों को नोट भी कर रहा है और याद भी कर रहा है। देखो यहाँ दिया है, रहला नामक पुस्तक किसने लिखी। रहला नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए इबन बतूता। इबन बतूता ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने तो अर्थशास्त्र की रचना की थी जो कि राजनीति से संबंधित थी, और बाणभट्ट जी ने हर्षचरित की रचना की थी जो कि हर्ष की जीवनी से संबंधित थी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रहला नामक पुस्तक की रचना इबन बतूता ने की थी। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किस संत के प्रयास से हुआ था। उत्तर भारत में भक्ति का जो प्रचार है वो किस संत के प्रयास से हुआ था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा श्री रामानंद जी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। नरम दल और गरम दल के बीच फूट किस वर्ष पड़ी। नरम दल और गरम दल के बीच में जो फूट है वो किस वर्ष पड़ी थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। और वो कौन सा अधिवेशन था, तो वो था सूरत अधिवेशन। कौन सा, सूरत अधिवेशन। कब हुआ था। अब आप इतना तो यार हिंट दे दिया आपको, सूरत अधिवेशन, तो आप तुरंत बता देना यार 1907 में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था, जिसमें गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मुझे लगता है कि जब क्रांति हुई थी, जब ये सब चल रहा था, उस टाइम हम लोग भी रहे होंगे। तो हम लोग अगर रहे थे तो हमारा क्या रोल रहा होगा, बताओ कौन क्या रहा होगा। मुझे तो लगता है कि मुझे तो भगत सिंह बनना पसंद है। आपका रोल क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। और देखो यहाँ दिया है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था। ये भी आप याद रखना, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये 1194 में बनवाया था। 1194 में बनवाया था। और अगर पूछ देगा कि कहाँ पर बनवाया था तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना, ये अजमेर में बनवाया था। कहाँ पर, अजमेर में बनवाया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है कि प्राचीन पुराण है। प्राचीन पुराण क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना वो है मत्स्य पुराण, जो कि ऑप्शन
बी में दिया गया है। सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना वेद पूछेगा तो वो आपका ऋग्वेद हो जाएगा, ये भी आप याद रखना। और इसी के साथ आज के क्वेश्चन और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में मिलेंगे। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है। आपको पीडीएफ के लिए क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना एक बार कि भैया मुझे पीडीएफ चाहिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए टाइप कर देना और मैं आपको बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद, और इसी के साथ क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।